हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको मैं रिवाइज कराऊंगा चैप्टर नंबर 16 इंटरनल ऑडिट, जो 4 से 5 मार्क्स का होगा आपके एग्जाम में। 4 to 5 मार्क्स, 4 पेजेस में पूरा इंटरनल ऑडिट, 3.5 में ही मानो। और एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। पीछे पहले मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट भी होते थे, अब गए, उनको टाटा भाई, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सिंपल कर दिया है, 2-3 नए टॉपिक्स ऐड किए हैं क्योंकि थोड़े पेज कम हो गए थे, ऐसे को अच्छा नहीं लगा तो और कंटेंट डाल दिया इंटरनल ऑडिट में। ठीक है, तो अपन इसको फटाक से रिवाइज करेंगे। मेरे साथ आओ, इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 पेज में नोट्स खत्म है। ये मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक्स आपको जल्दी याद करने के लिए बनाई है, और एक रिपोर्ट है जो रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा, नोट्स नहीं है ये। ठीक है, आओ इंटरनल ऑडिट पर आपकी डेफिनेशन बताता हूँ है क्या। अच्छे से पता है अगर इंटरनल ऑडिट किए, नहीं किए तो आज मेरे से सुनो। एश्योरेंस देना है किस चीज़ के बारे में, कि इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या इफेक्टिव है कि नहीं है, कि किसी भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं, जो इंटरनल कंट्रोल उन्होंने लगा रखे कंपनी में वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके ऊपर एश्योरेंस देना। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट करने का प्रोसेस है उसके ऊपर भी इफेक्टिवनेस अपने को बताना है। इंटरनल ऑडिटर बताएगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिव है कि नहीं है जो कंपनी ने लगा रखा है। सुनो देखो, अब मैं बताऊँ क्या होता है। जैसे मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई तो जैसे सिलेक्शन हो जाता है आपके, तो मेरे को भी मेल आईडी मिली। मेल आईडी के नीचे फिर वो कुछ फीड ऑटोमेटेड रहता है ना, आपका नेम, वो थैंक्स रिगार्ड वगैरह कुछ फीड ऑटोमेटिक रहता है, वो सेट रहता है पहले से। तो मेरे नाम पे आता था राकेश आर्टिकल असिस्टेंट, और नीचे आता था रिस्क एडवाइजरी। मैं सोचूं यार रिस्क एडवाइजरी क्यों लिखा है, मैं तो ऑडिट करना है, रिस्क एडवाइजरी कौन सा फील्ड है। तब मुझे मालूम पड़ा कि हम अगर किसी कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पर एडवाइस करते हैं, उसको भी, तो ये भी इंटरनल ऑडिट ही है। ठीक है, ये भी इंटरनल ऑडिट। हम लोग क्या करते हैं, रिस्क, उसका रिस्क पे एडवाइस करते हैं। कंपनी इंटरनल कंट्रोल्स के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पर हम लोग उसका इफेक्टिव है कि नहीं है ये बताते हैं। ये इंटरनल ऑडिट है, सिंपल, वेरी इजी। सुनो आओ, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देना है किस पे, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू इनहेंस द गवर्नेंस एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल क्यों इनहेंस करना है गवर्नेंस, और अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। सर ऑब्जेक्टिव बताओ और स्कोप बताओ किसका, IAF, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो कंपनी ने लगा रखा है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या स्कोप है। अब सुनो, 2 वर्ड आपके दिमाग में मैंने डाले, एक तो इंटरनल कंट्रोल, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट, चाह के भी मत भूलना इसको, चाहो ना कि हम भूल जाए तो भी नहीं भूलना। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद में आप चाहे कोई सी भी ऑडिट करो तो आपको कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस तो करना पड़ेगा ना, तो रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब एक बात सुनो, स्टैट्यूटरी ऑडिट आप करते हो तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन आप फोकस करते हो, लेकिन अगर इंटरनल ऑडिट करना है तो यू नीड टू एग्जामिन दी ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल तो देख की देख भाई, ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन भी एग्जामिन कर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन देख रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का तो रिव्यू करना पड़ेगा, ये सब करेगा तो गवर्नेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जिस पैटर्न में मैंने बताया उसी में याद रखना। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट चाह के भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद में कोई भी ऑडिट करो कंप्लाइज विद लॉज एंड रेगुलेशन होता है। फाइनेंशियल ऑडिट में फाइनेंशियल पर होता है, लेकिन इंटरनल में एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन दोनों का होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा अगर आप ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करते हो तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, और ये सब करोगे तो गवर्नेंस हो जाएगा सर। ठीक है, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। वेरी इजी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं फटाफट बता देता हूं। अब भी ऐसा लिखना, ऐसा सेम टू सेम एग्जांपल्स तो प्लीज मत रटने का कोशिश करना। अपना अपने आपको इजी रखो, ये फिक्स रखो कि कौन सी चीजें हमें याद रखनी है ना। तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या याद, अपने से भी लिख सकते हो कि 3 वे मैच करना है। 3 वे मैच क्या करना है, देखो परचेज ऑर्डर आया, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल आया, और वेंडर इनवॉइस आया। देखो आप किसी भी वेंडर को पेमेंट करते हो या फिर उसका पेमेंट अप्रूवल करते हो तो 3 वे मैच कर लेना। सर 3 वे मैच क्या हुआ, आपने उसको ऑर्डर दिया तो माल आया, तो जो ऑर्डर दिया वो परचेज ऑर्डर, माल जिस पे आया तो वो रिसिप्ट आई होगी, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल की, उसको बिल्टी भी बोलते हैं अपन लोकल भाषा में। और उसके बाद में क्या होता है, उसका लास्ट में वेंडर का इनवॉइस भी आया। ये तीनों का 3 वे मैच करो, उसके बाद पेमेंट करो। सिंपल। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, लॉज के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई नई टैक्स रिजाइम आई एप्लीकेबल, देखो कोई भी नई टैक्स रिजाइम आ गई तो उससे कंप्लाई करो, बात खत्म। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन जहां पे दोनों का एग्जामिनेशन, उसका एग्जाम्पल दो। अरे उसका एग्जाम्पल सबसे सिंपल है, इंटरनल ऑडिट करा लो किसी भी एरिया का। अगर सेल्स रिकॉर्ड का करा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने सेल्स रिकॉर्ड का गया तो सेल्स रिकॉर्ड का, डिलीवरी रिकॉर्ड्स का, सेल्स कमीशन का, तो इस पे आपको एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल भी हो जाएगा और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा। और इससे क्या आइडेंटिफाई करोगे कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है वो सही से सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, जो सेल रिकॉर्ड हुई है वो सही से नहीं हुई, तो सेल्स रिकॉर्ड का ऑडिट हो गया तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी कवर हो जाएगा और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन।
रिस्क मैनेजमेंट में इनको अच्छा एग्जांपल देना चाहिए था, इन्होंने बस जाके लिख दिया कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अंदर आप इवैल्यूएशन करो, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में इन्होंने। ऑपरेटिंग में इन्होंने कह दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटीज, अगर आप रिव्यू करो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटीज को। गवर्नेंस में इसको क्या कहा, असेसमेंट करो गवर्नेंस प्रोसेस का कि आप अपने ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और एग्जाम्पल्स में ज्यादा लिखना नहीं है, जो मैंने बोला उतना सा सुन लिया समझ लिया उतना ही लिख देना बस। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस बताओ ना सर, नहीं बता रहा। अगर देखना है ना तुमको जाके मैप्स पे देखो, किस पे देखो, मैप्स पे। सर MAPS मैप्स पे जाके एग्जामिनेशन कर लो, तुमको इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस समझ में आएगा। M मीनिंग ए अपॉइंटमेंट, P पीरियड, S स्टेटर और एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन याद रहेगा। वेरी सिंपल, अब मीनिंग में आपको बता देता हूँ। इंटरनल ऑडिट क्या, ऑनगोइंग ऑडिट है सर, चलते रहता है। ऑनगोइंग ऑडिट फंक्शन है जो परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही परफॉर्म होती है इंटरनल ऑडिट, और वो कोई उनका ऑर्गेनाइजेशन का ही सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना होता है, वो इंटरनल ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब एक मेरी बात सुनो, इंटरनल ऑडिट मतलब एक्सटर्नल बाहर से बुला के सीए फर्म से अपन इंटरनल ऑडिट करा सकता है, या फिर कंपनी की खुद की वो इंटरनल ऑडिट टीम होती है वो ऑडिट करती है, ठीक है। मीनिंग क्लियर इंटरनल ऑडिट का। अब उस ऑडिट फंक्शन जो परफॉर्म करता है कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो एक्सटर्नल ऑडिट। सुनो, ये क्या एग्जामिन करती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक्सटर्नल ऑडिट क्या करती है, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ एफएस। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर का, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर का सर मेंबर्स। यूजर्स कौन होते हैं रिपोर्ट के, मैनेजमेंट। और इसका यूजर्स कौन हो गए, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स। अगर पीरियड की बात करें तो कंटिन्यूस पीरियड चलता रहता है पूरे साल। एक्सटर्नल ऑडिट एक बार होगी साल में। ओपिनियन क्या है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस किस पे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज। और इस पे क्या, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन पे। स्टेटस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर क्या एम्प्लॉय हो भी सकता है और नॉट एन मैंडेटरी नॉट एन एम्प्लॉय, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर एम्प्लॉय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वेरी सिंपल वेरी इजी, ये आपको याद रखना है। मैप्स मीनिंग ए अपॉइंटमेंट, P पीरियड, S स्टेटस ऑफ ऑडिटर, एग्जामिनेशन, ठीक है। वो एग्जामिनेशन का मैंने आपको बता दिया। मेमोरी टेक्निक रखना दिमाग में और लिख लेना प्लीज, जो मेमोरी टेक्निक में बोल रहा हूँ प्लीज 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 लिखते रहना, ठीक है। अब सुनो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट। मैं किसी के साथ मीटिंग कर रहा था, मुझे उसने पूछ लिया सर मेरे कंपनी का इंटरनल ऑडिट होता है क्या, होगा क्या। तो मैंने उससे पूछा सर आपका बताओ, आप लिस्टेड हो कि नहीं लिस्टेड हो, पहले ये बताओ। लिस्टेड हो कि नहीं हो लिस्टेड ये बताओ। पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी भी हो तो भी बताओ। फिर मैंने अपने दिमाग में जो लिमिट्स याद रखी थी उससे मैंने चेक किया। यह क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको लिमिट्स हमेशा याद रखनी चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो इंटरनल ऑडिट करते हैं, ठीक है। लिस्टेड कंपनी बिना कुछ सोचे समझे मारो इसको, तो इंटरनल ऑडिट करेंगे इसका, आओ इंटरनल ऑडिट करो। अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड नहीं है पर अनलिस्टेड है, और पर लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड कंपनी में कुछ इन्होंने लिमिट दे दी। देखो कोई भी धंधा होता है पहले डिपॉजिट्स करेंगे, फिर पेड अप शेयर कैपिटल बनता है हमारा, और पैसा चाहिए लोन लेते हैं, फिर टर्नओवर करते हैं, यही बिजनेस होता है। डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, लोन और टर्नओवर। डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, लोन और टर्नओवर। अब मेरी एक बात सुनो, जो पैसा आप अगर लोन पे आया, डिपॉजिट आपका लोन जैसा पैसा है, मतलब आपको चुकाना है, ये लोन वाला पैसा भी आपको चुकाना है, डिपॉजिट्स भी आपको चुकाने पड़ते हैं, ठीक है मेरी बात है। तो अगर कोई ऐसा पैसा है आपके पास, तो ये पैसा साल के किसी भी घड़ी, किसी मोड़, किसी समय, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो इन्होंने लिखा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने ये टच कर लिया ना, या फिर यहाँ पहुंच गए, मतलब ये जो लिमिट को टच कर दिया, जो लिमिट इन्होंने दी है वहां पहुंच गए, आपको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब सुनो, 25, 50, 100, 200 वेरी इजी लिमिट है। 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200, ठीक है। अब देखो डिपॉजिट्स 25 या 25 से ज्यादा हो गया, आप पे लिमिट लग जाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल 50 या 50 से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था, आप पे इंटरनल ऑडिट लगेगी। आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग आपने की है फ्रॉम बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अब यहाँ लिमिट दी है 100, और 100 की बात जहां पे भी आती है ना, चाहे 100 करोड़ दो, चाहे 100 रुपया दो, चाहे कुछ भी दो, अपने इंडिया में एक ट्रेडिशन है 100 नहीं सर 101, सर 121, 151, मतलब 100 एक्सीड करना चाहिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा 100 एक्सीड करेगा तभी लिमिट लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है। बंदा बहुत, जिसने भी लिमिट बनाया बहुत भावुक बंदा था अपने, तो उसको भी यहाँ पे भी लिखा 100 करोड़ एक्सीड होना चाहिए, सिंपल। और कभी भी किसी भी मोड पे, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट टच होती है, स्वाहा, आओ इंटरनल ऑडिट करेंगे। टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर का है, तो आप इंटरनल ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, ये लिमिट हो गई। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट के बाद पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपने बोरिंग किया, लोन या बोरिंग किया या फिर टर्नओवर, तो 25, 50, 100, 200, 100 वाले में एक्सीड होगा, क्योंकि 100 पे हमारी इंडिया की कल्चर है। और जो पैसा आपको चुकाना होता है, डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, बाकी जो दोनों है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा। ऐसा कैसा दिमाग में पिक्चर लिखना, कुछ गलती मत करना। प्राइवेट कंपनी में
प्राइवेट कंपनी वालों को नहीं छोड़ा, इतना पैसा उठाया तुमने, 100 करोड़ ज्यादा पैसा उठाओ, तुम्हारा भी करेंगे। और 200 करोड़ से ज्यादा या 200 करोड़ का टर्नओवर करते हो, आ जाओ तुम्हारा इंटरनल ऑडिट करेंगे। सिंपल, वेरी इजी। सर कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? मैं भी बन सकता है क्या? सर कोई भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। कौन कौन बन सकता है? सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बनो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो बनो। सर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिसिंग हो नहीं हो आपको इंटरनल ऑडिटर बना देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, एक चीज मैं अपनी गलती मानता हूं, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको हाईलाइट नहीं किया, ये वाला पॉइंट, सच अदर प्रोफेशनल्स एज में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड। प्लीज इसको अच्छे से हाईलाइट करना, रेड में हाईलाइट करना। सच अदर प्रोफेशनल्स मतलब अगर बोर्ड ने डिसाइड किया, कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा है, उसको इतना अच्छा नॉलेज है, उसको क्यों नहीं बनाएंगे इंटरनल ऑडिट? उसको भी बना सकते हैं अगर बोर्ड चाहे तो। प्लीज याद रखना, आपको एक क्वेश्चन आएगा इस पे, तो आप सच अदर प्रोफेशनल वाले टॉपिक को कवर करेगा, तो आप इसको याद रखना। सीए कर सकता है, कॉस्ट अकाउंट कर रहा है, कोई भी अदर प्रोफेशनल कर सकता है जो बोर्ड डिसाइड करे टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट, जो कंपनी का इंटरनल ऑडिट। सर एम्प्लॉय हो सकता है क्या? हाँ, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एम्प्लॉय होता है क्या? नहीं होता एम्प्लॉय। तो इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब सुनो, आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई क्या करेगा? आईसीआई तो एग्जाम लेगा, पर सर इनका स्टैंडर्ड वगैरह कौन बनाएगा? तो उसके लिए नया एक बोर्ड बनाया। सुनो, अभी SIA मतलब स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, ये कौन बनाएगा? इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बोर्ड बना दिया। ये इंटरनल ऑडिट में क्या करेगा? SIA बनेगा, CRMCA वाला SIA, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट बनाएगा, गाइडेंस नोट्स बनाएगा, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप लाइन पे लाइन देख लेना। इंटरनल ऑडिट बनाएगा, गाइडेंस नोट बनाएगा, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, और उसके बाद में इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, अपडेट करता रहेगा और मटेरियल्स निकालता जाएगा। आप लोग देखते रहना, पढ़ते रहना और अच्छे इंटरनल ऑडिट बन जाना। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात सुनो, 11 मिनट होगा। एक्टिविटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अगर कोई कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो सिया 210 मतलब मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये कहता है आपको कुछ एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेगा, जिससे आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। तो ऐसे क्रिटिकल एक्टिविटीज का लिस्ट दिया। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज की लिस्ट मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, क्योंकि याद नहीं हो रही थी। तो इसको याद करने के लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा तरीका लेके आया हूं। इधर आओ। क्या है? इंटरनल ऑडिट फंक्शंस कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद सारे पॉइंट्स आपको लिंक कर दूंगा। ये आप इसको देख रहे हो, इसको देखो, आप इसको देखना बस। हाँ, ये क्या कर रहा है इस पे? ये सारे के सारे मतलब प्लानिंग कर रहा है, डिफाइन कर रहा है प्लान। जो इंटरनल ऑडिट करना है ना, उसका प्लान डिफाइन कर रहा है, उसका स्कोप डिफाइन कर रहा है, उसके मेथड डिफाइन कर रहा है। देखना, ये इधर प्लान लिखा, उधर व्हाइट बोर्ड पे स्कोप लिख रहा है, मेथड लिख रहा है। इसको देखो ध्यान से, है ना। इंटरनल ऑडिट का प्लान, स्कोप, मेथड ये लिखा है, तो ये डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है सर? प्लान, स्कोप, मेथड। उसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों को देखो, ध्यान से देखो इन लोग को। ये घूमने नहीं आए, ये घूम चेक कर रही है। ये क्या कर रही है? ओवरसी और मॉनिटर कर रही है। ये चेहरा कभी भूलना मत। अरे यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। हाँ, इनको देखो ध्यान से। ये क्या कर रहे हैं? ओवरसी और मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरसी और मॉनिटर कर रहे हैं। जो काम चल रहा है उसको ओवरसी, देखो इनका बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, जो काम हुआ उस हिसाब से काम चेक करेंगे कि अपना काम कितना हो गया। अगर अपन इंटरनल ऑडिट के हिसाब से बात करेंगे तो दे देखें ना, इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट कितना होगा, ये कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कितना कंस्ट्रक्शन होगा। वेरी सिंपल, ये समझो काम कितना हुआ उसको ओवरसी और मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, उसका रिपोर्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसा आता है, अपना प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखेंगे। उसके बाद में आप इसको देखो, यहाँ पे ये देखना, बहुत सारी सीवीज है। क्या? बहुत सारी सीवीज है, बहुत सारी सीवीज है ना। तो इन सीवीज को मॉनिटर करके हमने टैलेंट हायर किया, फिर इसको फिर इनको ट्रेनिंग दी। पहले सीवीज को देख के इनको हायर किया, ट्रेनिंग दी। उसके बाद में ये सीवी नहीं, अब ये सोचो कि ये रिपोर्ट है, अब तो रिपोर्ट बनेगी तो इनकी रिपोर्ट भी देखेंगे कैसा इनका परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। पहले इनको हायर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर ये जो परफॉर्म करेंगे उससे इसका परफॉर्मेंस रिव्यू भी करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखो ये अपना सारा उसका रिव्यू करे जा रहा है, ट्रेनिंग इधर उधर चल रही है। ये बंदा बहुत शांत है, कुछ बोलता ही नहीं। सर ये क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि ये एक्सपर्ट है। पैसा दोगे तो ही बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। ज्ञान की बात अगर सुननी है तो पैसा दो। तो ये देखो अपने अपना लिखता है, अपना चुपचाप बैठ रहता है, एक्सपर्ट है। आपको कंपनी को एक्सपर्ट चाहिए तो एक्सपर्ट लो। ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है? ये बंदा कितना खुश है, सबको कम्युनिकेट कर रहा है, कोई बात तो बता रहा है, आपको देखने से ही लग रहा होगा बात, तो कितना खुश हो रहा है, कोई अच्छा मतलब इनका अकम्प्लिशमेंट हुआ है, जो इन्होंने डिसाइड किया था उस हिसाब से लगता है काम हो गया। तो मतलब ये सबको कम्युनिकेट कर रहा है और सबको इंगेज कर रहा है। क्या कर रहा है? सबको कम्युनिकेट इंगेज कर रहा है। फिर से आओ, ये दीदी ने क्या किया? प्लान, स्कोप किया। फिर ये जाके क्या कर रही है? ओवरसी और मॉनिटर कर रही है। फिर ये परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, हायरिंग हुआ, मतलब HR के पॉइंट से ट्रेनिंग हुआ। फिर उसके बाद में हमने एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट बोलता नहीं, क्यों सर पैसा देंगे, बोलेगा नहीं। उसके बाद में कम्युनिकेट एंड इंगेज ऑल दी स्टेक होल्डर्स, वो सारे इंगेज करके इनको कम्युनिकेट कर रहा है। और ये सारा जो कम्युनिकेशन कर रहा है, देखो खुश हो रही है, देखो ना, अभी ये खुश हो जाएगी एकदम। ये देखो खुश हो गए, क्योंकि इसको अकम्प्लिशमेंट हो गया, जो ऑब्जेक्टिव था अपना भी ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो गया। ये आपको याद हो गया। चलो आओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन करेगा जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। सुनो, डिफाइन ओवरऑल प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी। इधर आओ,
वेरी सिंपल, पहला पॉइंट खत्म। उसके बाद में ओवरसी करो और मॉनिटर करो वेरियस ऑडिट असाइनमेंट। वो जो दो बंदियां जो जाके सारे ऑडिट असाइनमेंट देख रही थी, मतलब उनका प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन देखेगी, रिपोर्टिंग कर देगी अगर कोई फाइंडिंग मिलता है तो। इतना ही लिखना, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा याद करने का भी कोशिश मत करना, नहीं याद हो। फिर मैंने क्या बोला, परफॉर्मेंस होगा, ट्रेनिंग होगा और डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ, टैलेंट या फिर अदर रिसोर्सेज। तो इनको क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे, एक्वायर करेंगे, इंगेज करेंगे, रिव्यू। प्लान, एक्वायर, इंगेज, रिव्यू। क्या, परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ। वेरी सिंपल। और एक्सटर्नल एक्सपर्ट या कोई भी टेक्निकल सोल्यूशन, तो ऐसा को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करो या सोर्स करो या फिर इंगेज करो या मैनेज करो। किसको, एक्सटर्नल एक्सपर्ट को अगर जरूरत है। आइडेंटिफाई, सोर्स, इंगेज एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई, सोर्स, इंगेज एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई, सोर्स, इंगेज एंड मैनेज। प्लीज याद रखना इसको। और ई में क्या है, कम्युनिकेट एंड इंगेज ऑल द स्टेक होल्डर। सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, वो लास्ट में बता रहा था ना, कम्युनिकेट एंड इंगेज ऑल द की स्टेक होल्डर रिगार्डिंग द प्रोग्रेस। क्या प्रोग्रेस हुआ, अच्छा प्रोग्रेस हुआ तभी तो वो हंस रहे थे। और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो अचीवमेंट हो गया अपना ऑब्जेक्टिव का, ये क्या था, एक्टिविटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। SIA 210 मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी तभी आपको ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब ऐसे याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ याद रखना, ठीक है। अब सुनो, विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शंस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ सर। क्या, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएं सर? इंटरनल ऑडिट पढ़े, उसमें इंटरनल ऑडिटर आया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज 6 दिए, कैसे याद रखेंगे, IA। दिमाग में बस I और A याद रखना है। मेमोरी टेक्निक I है, 3 I के पॉइंट्स है, 3 A के पॉइंट्स है, यही तीन करके 6 रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनो, आया इंटरनल ऑडिट, उसको साफ साफ बोलेंगे इंडिपेंडेंटली काम करेगा। यू हैव टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। किससे? अकाउंटिंग स्टाफ से आप इंडिपेंडेंट होकर काम करो। टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टाफ। और अगर आपको इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला है तो प्लीज एंजॉय योर स्टेटस। इंटरनल ऑडिटर मस्ट एंजॉय योर इंडिपेंडेंट स्टेटस ना, तो मस्ट एंजॉय एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। और सुन इधर, ए इंटरनल ऑडिट मेरे भाई, तेरे को यहाँ वैल्यू एडिशन के लिए बुलाया, रिस्क देखने के लिए बुलाया है, इतने सारे बड़े बड़े काम करने, तू अब एग्जीक्यूटिव वाले काम कर रहा है, फोटोकॉपी पे लग गया। मतलब मैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये एग्जीक्यूटिव वाले काम क्यों कर रहा है तू, ठीक है। तो नॉट टू इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है, नॉट टू इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में लग गया, छोटे मतलब वो लोअर ऑपरेशनल लेवल्स के काम पे लग गया, तो उसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव, जो इंटरनल ऑडिट का, वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा ना। 3 हो गए। आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करो अकाउंटिंग स्टाफ से, यू मस्ट एंजॉय योर इंडिपेंडेंट स्टेटस और नॉट टू इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। वेरी सिंपल। अब आओ 3 पॉइंट और। अभी देखो, ट्रिपल ए से मतलब एडिक्वेसी देखेगा। अभी इंटरनल ऑडिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, तो ये एडिक्वेट है कि नहीं, ये कौन बताएगा? तो ये एडिक्वेट है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट बताएगा। टू असर्टेन एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे बताएगा सर? कंटिन्यूस एग्जामिन करेगा सर। कंटिन्यूस एग्जामिन क्या करेगा? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, जो रिसिप्ट है, डिसबर्समेंट, जितने कागज है सारे देखेगा ना सर। टू असर्टेन एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद में अप्रेज करेगा। देखो, क्रिटिकली अप्रेज वेरियस पॉलिसीज। सर आप यहां से पढ़ रहे, ऊपर वाला नहीं याद रखना, जो कीवर्ड्स है वो याद रखना, उतना ही लिख पाओगे। उससे ज्यादा ट्राई भी किया ना असिस्टेंट का तो बहुत याद नहीं होगा। वेरी सिंपल बात है। तो क्रिटिकली अप्रेज वेरियस पॉलिसीज, क्रिटिकली आप अप्रेज करो वेरियस पॉलिसीज जो मैनेजमेंट ने बनाई। क्रिटिकली अप्रेज करो वेरियस पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट और ड्रॉ करो अटेंशन अगर उसमें कोई डिफिशियंसीज है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट ने इतनी सारी पॉलिसीज बनाई है तो उसको क्रिटिकली अप्रेज करेगा, उसको चेक करेगा, देखेगा, और अगर कोई डिफिशियंसी मिली तो उसको अटेंशन ड्रॉ करा देगा, ठीक है। एडिक्वेट है कि नहीं, अप्रेज करेगा। और लास्ट का एसोसिएट, मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट होकर है। क्यों सर? कि अगर तू मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट रहेगा तो तू मतलब अच्छा रहेगा इंटरनल ऑडिट के लिए। तुम तेरे को पता चलते रहेंगे क्या नई चीजें आ रही है क्या, तभी आप इंटरनल ऑडिट अच्छा कर सकते हो। तो आपको एसोसिएट रहना। और एक बात ध्यान रखना, नॉलेज, अपना नॉलेज अप टू डेट रखना। किस चीज के बारे में नॉलेज अप टू डेट? अगर कोई भी ऐसा अकरेंस हो रहा है इवेंट्स का, कोई कंडीशंस का जो आपके धंधे को अफेक्ट कर रही है, ऑल इंपॉर्टेंट अकरेंस एंड इवेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस, तो उसके बारे में भी आपको अप टू डेट रहना है। एसोसिएट, अप्रेज, और तीसरा क्या था? एडिक्वेसी, ठीक है। इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करेगा, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा अकाउंटिंग स्टाफ से। और एक आई से ये था कि आप इन्वॉल्व नहीं होना इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है दोस्तों। ये आपका चार्ट खत्म 18 मिनट में, ठीक है। आओ, टाइम लगा दिया मैंने। अब सुनो, इसको बताओ इंटरनल ऑडिटर का वर्क है। देखो, अगर यहाँ पे ऊपर पूछा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का स्कोप बताओ, या इंटरनल ऑडिट का स्कोप बताओ, या ऑब्जेक्टिव बताओ, तो सारा ये पॉइंट लिखना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आया है कि इंटरनल ऑडिट के स्कोप में उसके जो वर्क है, इंटरनल ऑडिटर का वर्क है, उसमें इन चीज़ों का रिव्यू होता है, तो सर पहले तो रिव्यू करना है इंटरनल ऑडिट में, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन गए, ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन CEO है, कौन क्या ऑपरेशनल लेवल है, कौन हेड है, कौन मार्केटिंग हेड, कौन सेल्स हेड है, सारे हेड्स देखेंगे। उसके नीचे कौन कौन काम करता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद में सर इसके बारे में पूरे अपने 5 पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। थोड़ा
आराम से, मतलब समझाऊंगा, जो क्वेश्चन आते हैं ना कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नीचे सेपरेट है तो वो वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, वेरी इजी। अब चलो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम देखो, नहीं प्रोसीजर देखो। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम देखना है तो क्या देखोगे, पहले इंटरनल कंट्रोल जो डिजाइन किया, इंटरनल कंट्रोल बनाया ना कंपनी ने, उसका डिजाइन देखो कि सही से किया कि नहीं, और डिजाइन तो किया, अच्छा लगा आपको, उसका इफेक्टिव है कि नहीं है, इफिशियंसी है कि नहीं है। देखो डिजाइन, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करते समय वेरीफाई। इधर इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन पड़ी थी बचपन में इंटर में, उस रिव्यू का भी देखो, रिव्यू शुड कंसिडर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और आपका यही कोशिश होना चाहिए, किस चीज का कोशिश होना चाहिए कि ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल रिस्क है, जो ऑडिट रिस्क है, इंटरनल ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज जाए, टू मिनिमाइज ओवरऑल इंटरनल ऑडिट रिस्क। इंटरनल ऑडिट रिस्क क्या होता है सर? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। आई होप यू नो दिस वेरी वेल। सुनो, उसके बाद में मैं पॉइंट याद कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गया, इंटरनल कंट्रोल देखा, उसके बाद में एसेट्स देखेगा, मतलब जो एसेट्स किसके कस्टडीशिप में, किसके कस्टडी में, और उसका एसेट्स का सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसके लिए वो एसेट्स का एग्जिस्टेंस चेक करेगा, एसेट है कि नहीं है। बिल्डिंग दिखा रखा है कि सर हमारे 10 जगह बिल्डिंग है, वहाँ जाके देखा तो प्लॉट खाली पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे की कस्टडियनशिप में और उसके लिए सेफगार्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, तो उसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट वेरिफिकेशन, कि वहाँ पे एसेट वेरिफिकेशन का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। एसओडी प्लेस, जिन बच्चों को नहीं पता एसओडी का फुल फॉर्म प्लीज अपने कॉपी या नोट्स में लिख लो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन प्लेस है कि नहीं है, वेरी सिंपल। अब इतने सारे प्लान, पॉलिसीज, रेगुलेशंस बनाए, प्लान, पॉलिसीज, प्लान, प्रोसीजर्स, रेगुलेशन बनाए, इनके साथ कंप्लायंस है कि नहीं है, कंप्लायंस विद द पॉलिसीज, प्लान एंड रेगुलेशन। और अगर कुछ कोई भी उनको वीकनेस लगती है तो रिमीडियल एक्शन भी दे दोगे, ठीक है। कंप्लीसमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल्स बनाए वो अकम्प्लिश किए कि नहीं, उसमें भी ये देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिफाइन किया है वो क्लियर है कि नहीं है, मतलब जो उन्होंने दिया है वो क्लियर है कि नहीं, और अटेनेबल है कि नहीं, अटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्वांटिफाइबल है कि नहीं, कि हम लोग 50 लाख की सेल अगले साल 10 करोड़ की सेल, उसके अगले साल 50 करोड़ की सेल, तो ऐसी चीज़ें क्वांटिफाइबल होनी चाहिए। तो टर्म्स में क्वांटिफाइबल है कि नहीं, क्लियरली स्टेट होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मिली उसकी रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके 2 लास्ट पॉइंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जाते ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखूंगा, उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर देखे, एसेट्स की कस्टडी, सेफगार्डिंग का क्या इसका इनका है सिस्टम वो देख लिया, पॉलिसीज इतनी सारी बनाई उनके साथ कंप्लायंस, और जो गोल्स बनाए उनके साथ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। बाकी ये 2 रिलेवेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब सुनो, रिव्यू करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इधर आओ ना मेरे भाई, सब मैंने बना रखा है, बस मेरे साथ रहो, सब याद हो जाएगा। भूलने का ट्राई करना, नहीं भूलोगे। रिवीजन लेक्चर को 3 या 4 बार देख लो, सब खत्म, कुछ नहीं छूटेगा उसका। रिवीजन लेक्चर देख के क्वेश्चन लगा लेना, फिर कुछ कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रिपीटिव मोड में पढ़ना पड़ेगा, वन ऐसे एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो फिर सपने में भी याद नहीं आएगा। अब सुनो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मतलब सीईओ है सर, इसमें सीएफओ है, फिर उसके वीपी हेड है, मार्केटिंग हेड है, फिर उनके अंदर एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग मैनेजर है, बहुत सारा ऐसा अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, देख रखा है। देखते ही अपने को ये लगना चाहिए सिंपल एंड सिंपल और इकोनॉमिकल है कि नहीं है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल है कि नहीं है। पहला क्या रिव्यू करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। उसके बाद में देखते समय आप ये देखना कि ये सबके, देखो यहाँ एक्टिविटीज लिखी है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जस्टिन भाई है, जस्टिन भाई, हाँ जस्टिन जहां से भी है, ये अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव है, ये अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव, इसका भी कोई मैनेजर है, वीपी सेल्स इसका मैनेजर है। तो ये देखो जो भी एक्टिविटीज ग्रुप हुई है किसी बंदे को, तो वो एक्टिविटीज आर ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, उसके ऊपर मैनेजरियल कंट्रोल, एक्टिविटीज आर ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए वीपी सेल्स मैनेजरियल कंट्रोल है ना एक तरह से, हाँ सर। अब वीपी सेल्स, इसका नाम मिस्टर स्कॉट जो भी है बंस, इसके क्या 3 बंदे इसके अंडर काम करते हैं, इसके अंदर वीपी ऑफ आईटी के 1, वीपी ऑफ इंजीनियरिंग के 4, तो इसके अंदर नीचे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। तो पता है रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपन एग्जामिन करते हैं। तो रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मैंने आपको समझा चुका हूँ कि एक बंदे मतलब एक जो हेड होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट होते हैं, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट एन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है, ये एग्जीक्यूटिव, ये सबऑर्डिनेट, तो ये एक वीपी सेल कितने बंदे कंट्रोल करता है, 3 सर। ये 3 पॉइंट आपके कंप्लीट। और एक बात बताओ, यहाँ पे रिचर्ड सोलन, मतलब सोलन भाई साहब का भी यही है ना कि मैं भी मैनेजर बनूंगा, प्रोग्रामर से मैं भी सीईओ बनूंगा और बड़ा पोस्ट पे जाऊंगा। तो कंपनी में मैनेजरियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो ये इसको भी मैं इवेल्युएट करूंगा। पहला मैंने देखा सिंपल लिखे कि इकोनॉमिकल है कि नहीं, रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल देख लिया, एक्टिविटीज ग्रुप है कि नहीं मैनेजरियल गवर्नेंस, सोलन साहब को वीपी बनना, तो प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। अब सुनो, ये हेडक्वार्टर का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है।
बट ऑपरेटिंग यूनिट्स भी होंगे कंपनी के, हाँ सर ब्रांचेस भी होंगे, ऑपरेटिंग यूनिट्स भी होंगे। तो ये एक ऑपरेटिंग यूनिट, एक 3 ऑपरेटिंग यूनिट्स मैंने बनाते हैं। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर स्टाफ को हेडक्वार्टर में मिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर स्टाफ एट हेडक्वार्टर डू नॉट ओवरलैप एट ऑपरेटिंग यूनिट, वो सब ओवरलैप नहीं होने चाहिए जो बंदे ऑपरेटिंग यूनिट पे है। तो जो बंदे, जो एग्जीक्यूटिव बंदे जो ऑपरेटिंग यूनिट पे काम कर रहे हैं, उनसे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कराए हैं 5 पॉइंट, देखते हैं। सिंपल एंड इकोनॉमिकल, रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक्टिविटीज, ग्रुप फॉर मैनेजर कंट्रोल, सोलन साहब को वीपी बनना, प्रोसेस फॉर मैनेजर डेवलपमेंट और ऑपरेटिंग यूनिट वाला पॉइंट। अब ये देखो सर, आपने हमें क्या कराया है, याद कराया है कि नहीं कराया, ये देखो। आप जब रिव्यू करोगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, एग्जामिन करो और बताओ कि सिंपल एंड इकोनॉमिकल है कि नहीं, एक्टिविटीज ग्रुप्ड है कि नहीं है मैनेजर कंट्रोल के लिए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है हेडक्वार्टर पे वो ओवरलैप नहीं कर रही ना चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेटिंग यूनिट्स पे, उस पर बैलेंस होना चाहिए। और रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल बताया, इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट बताया। और एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया, वो याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक बंदे में मतलब जहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव या 2 बंदे हैं, उन पर ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जा रही है। तो प्राइमरी वन को स्पेसिफाई करो, जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो स्पेसिफाइड करो, और स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी सीनियर को फिक्स कर दो। मजा आया? ऐसे ही पढ़ते हैं इंटरनल ऑडिट। अब आओ परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट में 5 टिपिकल स्टेप्स है। इंटरनल ऑडिट का एंगेजमेंट कैसे करने का सर, 5 स्टेप कैसे याद रहेगा? सुनो, ऑब्टेन द नॉलेज, उसके बाद में पिक्चर लो और उसके बाद रिपोर्ट कर दो। ऑब्टेन, पिक, रिपोर्ट। ऑब्टेन क्या लो? पिक, PIC, पिक मतलब ऑब्टेन का प्लानिंग, I का इंफॉर्मेशन, C का चेक और रिपोर्ट। ऑब्टेन, पिक, रिपोर्ट, सिंपल सा, ये मेमो टेक्निक लिखो, बाकी काम समझाने का मेरा। इंटरनल ऑडिट करते समय, इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट करते समय पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप सर क्या होगा? नॉलेज लो। किस चीज़ का नॉलेज लो? ऑफ द बिजनेस और उसके धंधे का। अब एक बात बताओ, तो जैसे ही आप इंटरनल ऑडिट करने जाते हो तो आपका मैनेजर आपको लेके जाता है, अगर आप आर्टिकल हो तो मिलाता है सबसे, ये देखो ये सारे बंदे सबसे मिलाता है, इसके साथ आपकी ऑडिट होगी, सबसे मिलाता है, और सारी मीटिंग्स होती है। तो जैसे ही मीटिंग होती है ना, इधर आओ, कंडक्ट मीटिंग विद की स्टेक होल्डर्स, BOD एंड की मैनेजमेंट। इनसे जाओ, इनसे मीटिंग करो और इनसे नॉलेज लो। किस चीज़ के बारे में? ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, टॉप मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन क्या है। सुनो, मीटिंग करो की स्टेक होल्डर्स के साथ, BOD के साथ, की मैनेजमेंट के साथ, और उससे अंडरस्टैंड करो कि इनका विजन क्या, मिशन क्या है ना, और एक्सपेक्टेशन क्या, ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे काम करते हैं, ये सारा इनसे अंडरस्टैंडिंग लो। और इनसे ले लिया, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट भी होंगे। डॉक्यूमेंट में लिखा है FS, बताने की जरूरत नहीं है, इसकी फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा लिखा है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, लिख लो। मैंने भी पहले SOP सुना था जीवन में जब ऑडिट करता था, मुझे नहीं पता था। आप लोग को भी क्या पता कि इन्होंने नहीं किया, उसको भी नहीं पता, तो लिख दो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो SOP होती है, ठीक है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स ले लो, SOP से समझ लो, FS से आप समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैंडस्केप होगा, मतलब जो क्या IT सिस्टम यूज़ कर रहा है, क्या एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा है, ERP सिस्टम कौन सा है, तो ये सब आप उनको समझो। उससे भी आपको बिजनेस का नॉलेज, मतलब आपको नॉलेज मिलेगा बिजनेस और उसके इन्वायरमेंट का। यही तो पॉइंट अपना, ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। कहाँ से मिलेगा? मीटिंग कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया, SOP FS पढ़ लिया, उसके बाद में उनका IT टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया, उसके बाद में उनका रेगुलेटरी लैंडस्केप भी समझ लो। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग दी ऑफ द रेगुलेटरी लैंडस्केप। इससे आगे मत बढ़ना, जो भी लाइन लिखी है, सिंपल इतना याद रखना, मार्क्स मिलेंगे। ऑडिट प्लानिंग, मैंने ऑब्टेन का होता, P के बाद में प्लान इन्फो चेक, सुनो, प्लान इन्फो चेक, लास्ट में रिपोर्टिंग करेंगे, PIC, पिक, प्लान इन्फो चेक। सुनो, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग करो। एक बार मैं ये रब कर देता हूँ ना, बहुत लिख दिया मैंने। करें शुरू? आओ, P से क्या था? प्लानिंग, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग करो। ऑडिट प्लानिंग मतलब जो सिया 310 दिया हुआ है, प्लान दी ऑडिट एंगेजमेंट एज पर सिया 310, प्लानिंग दी इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट। अब आपका ऑडिट इंटरनल असाइनमेंट 310 मतलब सिया स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 310 के हिसाब से बना। तो आपने ऑडिट स्कोप डिसाइड किया होगा? हाँ सर, ऑडिट स्कोप डिसाइड किया था। अप्रूव होना चाहिए ऑडिट कमेटी और BOD से, बात खत्म। और एक बार अप्रूव हो गया तो उसके बाद में आपको सारा ये शेयर कर दो, सारा आपका स्कोप हो गया तो ऑडिट प्लान बनाओ और ऑडिट प्लान भी शेयर कर दो सारे KMP से, और ये सब इसकी शेड्यूल बता दो, सर हम इस दिन में ये एरिया कवर करेंगे इस टाइम में, तो सब लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। सारे मीटिंग कर लो की स्टेक होल्डर से, जिनकी ऑडिट हो रही है उनसे भी मीटिंग कर लो, डिटेल वर्क प्लान बना लो और वो भी अप्रूव करा लो किससे? जो हेड है इंटरनल ऑडिट का या चीफ इंटरनल ऑडिट। वेरी सिंपल। तो प्लानिंग की बात कर रहा है, प्लानिंग द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट एज पर SI 310, ऑडिट स्कोप अप्रूव कराओ। ऑडिट प्लान जो आपका बना है वो आप एक बार वंस अप्रूव वो भी आप शेयर कर दो KMP से,
डिटेल शेड्यूल जो आपने बनाया है स्केड्यूल कि ऑफ इंटरनल ऑडिट, वो जो कैसे कंडक्ट करोगे वो भी एडवांस में उनको इंटीमेट कर दो। ओपनिंग मीटिंग कर लो सबके साथ की स्टेक होल्डर्स के साथ कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट करने से पहले, और डिटेल वर्क प्लान भी आप बना के इंटरनल ऑडिटर मतलब जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है उससे आप अप्रूव करा लेना, ठीक है। अब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑडिट प्लानिंग तो कर ली, इन्फॉर्मेशन ले तभी एविडेंस मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो, होते जितनी कोशिश हो उतना डायरेक्टली लो, जितनी कोशिश हो उतना डायरेक्टली, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन इन्फो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, और एडिक्वेट प्लानिंग और एडवांस इंटीमेटेशन होना चाहिए। अगर आपको एडुकेट प्लानिंग तो होनी चाहिए और एडवांस इंटीमेशन इंटीमेट कर दो उनको, शुड बी मेड फॉर एनी इंट्रीम इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट चेक। कोई भी इंट्रीम और मतलब एक सेकेंड, अगर आप एडवांस में इंटीमेट कर दो, क्या इंटीमेट कर दो, एडवांस इंटीमेशन शुड बी मेड फॉर एनी इंटरिम इन्फॉर्मेशन। अगर उनको कोई इंटरिम इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट चेक तो वो आप क्या कर दो, इंटीमेट कर दो। वेरी सिंपल, सिंपल। एक सेकेंड का ब्रेक। आओ स्टेप 4, परफॉर्म ऑडिट चेक। ऑडिट चेक क्या करोगे, ऑडिट चेक आपको करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें ना ऐसा ये दिया स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, तो 5 के हिसाब से सैम्पलिंग कर दो, 6 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर दो। सीआई मतलब स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, 5 के हिसाब से सैम्पलिंग, 6 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसेस, और 320 के हिसाब से आप एविडेंस कलेक्ट कर लो। वेरी सिंपल। 350 के हिसाब से देखो आपको रिव्यू और सुपरविजन होना चाहिए। जो आप रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट या फिर बाकी रिपोर्ट भी आप इश्यू नहीं कर सकते जब तक आपका प्रॉपर रिव्यू नहीं हुआ। ये पढ़ा ये कौन कहता है, ऐसे 300 ऐसा ही 350 कहता है। और 330 के हिसाब से सारा का सारा इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर लो। पी से प्लान था, आई से इन्फो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली लेना, एडिक्वेट प्लानिंग करना और एडवांस में इंटीमेशन दे देना जो इंटरिम इन्फो आपको चाहिए उसके लिए। उसके बाद में परफॉर्म कर लो ऑडिट चेक। ऑडिट चेक में क्या लिखा, SIA 5 में सैम्पलिंग, SIA 6 में एनालिटिकल प्रोसेस। 5-6 तो याद रहेगा। 320 में इंटरनल ऑडिट एविडेंस इसके हिसाब से कलेक्ट करना है। तो किसके हिसाब से, जो SIA 320 कहता है उसके हिसाब से। कोई इंटरिम ऑडिट हुई है मतलब इंटरिम रिपोर्ट इशू हुई है तो उसका भी रिव्यू होना चाहिए। 350 के हिसाब से रिव्यू एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। और 230 डॉक्यूमेंटेशन का होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 330, ठीक है। वेरी सिंपल। अब लास्ट पॉइंट सर, रिपोर्टिंग करेंगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओ भाई। ड्राफ्ट रिपोर्ट किस चीज का बनाओगा, पहले तो आप बताओ कौन सा बिजनेस प्रोसेस या फंक्शन किया है। फॉर एग्जांपल HR का ऑडिट किया, इंटरनल ऑडिट, तो आप बताओ बिजनेस प्रोसेस कौन सा कवर किया, कौन सा फंक्शन रिव्यू किया, ठीक है। डिटेल ऑडिट कवरेज बताओ कि क्या क्या आपने कवर किया, ठीक है, और क्या क्या आपने एक्सक्लूड किया, ठीक है। एक तरह से क्या क्या आपने कवर किया, क्या क्या आपने एक्सक्लूड किया। ऑडिट पीरियड बताओ, कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक का आपने ये ऑडिट किया। समरी दो, जो डिटेल इश्यू मिले आपको उसका इम्प्लीकेशन बताओ। इम्प्लीकेशन मतलब रिस्क रेटिंग बताओ, उसका रिस्क क्या है, और रिकमेंडेशन दो कि भाई ये करके आप सुधार सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाना है जिसमें बिजनेस प्रोसेस कौन सा रिव्यू किया वो बताओ, कौन सा फंक्शन रिव्यू किया वो बताओ। डिटेल ऑडिट क्या दो, जो कवरेज किया वो और जो एक्सक्लूजन है। ऑडिट पीरियड आपने कौन सा कवर किया। समरी कौन सी है, मतलब समरी दो, सारे डिटेल इश्यूज की इंप्लीकेशंस बताओ और रिकमेंडेशन बताओ। वेरी सिंपल। और रिव्यू करो ऑफ द एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट द एक्शन एग्री ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट। प्रीवियस ऑडिट में हमने कुछ बातें एग्री की थी सर, अब की बार वाली रिपोर्ट तो बनाएंगे लेकिन पिछले बार वाला भी हमने रिव्यू किया था, तो आपने जो पिछले वाले पॉइंट्स थे उनकी क्या स्टेटस है वो भी हमें बताओ, वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। और ये फाइनल रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट देयर आफ्टर सर्कुलेट फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंट दिस फाइंडिंग्स टू, किसको बताता है, ऑडिट कमेटी को बताता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ऑब्टेंड और रिपोर्ट करेंगे। ऑब्टेंड क्या करेंगे, पिक। ऑब्टेंड में पहले नॉलेज, फिर P से प्लानिंग, I से इन्फो, C से चेक करेंगे, ऑडिट चेक करेंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग कर देंगे। ये इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट के आपके 5 टिपिकल स्टेप है, बहुत इजी है, ठीक है। प्रिंसिपल्स बताओ सर। इंटरनल ऑडिट फंक्शन है इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंडिपेंडेंट होने का ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। इंडिपेंडेंट का भी मतलब पता है, इंटीग्रिटी का भी मतलब पता है, ऑब्जेक्टिव का भी मतलब पता है। नहीं पता है तो प्रोफेशनल एथिक्स में आपको अच्छे से कवर होता है। क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट, सर क्वालिटी बताओ। इंटरनल ऑडिटर लेके आए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, स्पेशल एक्सपर्ट होना चाहिए और अकाउंट फाइनेंशियल में एक्सपर्ट होना चाहिए। सर अकाउंट स्पेशल एक्सपर्ट तो बताओ, और अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज तो होना चाहिए, तो हम लोग मानते हैं सर अकाउंट्स और फाइनेंस में एक्सपर्ट है तभी इंटरनल ऑडिटर है, सिंपल। स्पेशल एक्सपर्ट किस में चाहिए, जो मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम है ना उसको इवेल्युएट करे, जो मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम है MCS, मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से इवेल्युएट कर ले, तो ऐसी स्पेशल एक्सपर्टीज उसके पास होनी चाहिए फॉर इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। और अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का सर उसको बेसिक नॉलेज भी चाहिए होता है, किसका सर, जो अपन ने पढ़ा हुआ, जो इतना अपन मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना उसका, उसने कहा है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कॉमर्स का, लॉ का, टैक्स का।
कॉस्ट अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटिव मेथड्स का, ईडीपी सिस्टम। सर इतना पढ़े, सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिया, उसका कह दिया बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस जो बिजनेस कर रहा है। सुनो, स्पेशल एक्सपर्ट मानता किसमें, एमसीएस में, कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने में उसकी स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का कंट्रोल जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल में उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और वो अपनी क्या करना चाहिए, वो अपने उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए दो चीज़ का, कॉमर्स लॉ, टैक्सेशन, ईडीपी सिस्टम, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटी मेथड्स। और उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस का। और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए वो लोगों से डील कर सके। ये इंटरनल ऑडिट को ना हर बंदा अलग अलग मिलते हैं, हर डिपार्टमेंट की ऑडिट, तो हाउ टू डील विद पीपल उसको आना चाहिए। तो एबिलिटी टू डील विद पीपल और लास्ट पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। ये सारी की सारी क्वालिटीज हो गई, एनर्जी बनाते हैं। और ये उसके बाद में अपन ये थर्ड वाले चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सर कैसे होती है सर? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट SIA स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट 370 रिपोर्टिंग रिजल्ट्स के बारे में आपको SIA याद भी नहीं रहना तो कोई टेंशन नहीं है, बस लिख देना। रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल रिजल्ट्स दो स्टेजेस में होती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट और ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट मतलब जैसे असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, अब किसी स्पेसिफिक एरिया का अगर आपने ऑडिट किया, किसी फंक्शन का किया या किसी भी एंटिटी के पार्ट का आपने किया, तो एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें आप की ऑब्जर्वेशन इशू करोगे, हाईलाइट करोगे, ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा। पर ये इशूड होगी ना, ये डिटेल्स के साथ इशूड होगी। डिटेल्स किसकी, कि किस मैनर में ये असाइनमेंट कंडक्ट हुआ, क्या की फाइंडिंग्स है और क्या प्रोसीजर्स अंडरटेक किया, ठीक है। ये सारा उसमें हम लोग डालेंगे। रिपोर्ट ऑडिटी को इशू होगी, कॉपीज इसकी जाएगी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट और लोकल मैनेजमेंट्स को, अगर एग्री हुआ है, मतलब एज एग्रीड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज में, जो कुछ भी एग्री होएगा ना प्लानिंग फेज में, उसके हिसाब से एट द एंड जैसे ही असाइनमेंट खत्म वो रिपोर्टिंग। पीरियोडिक बेसिस पे मतलब आप एक क्लोज प्लान पीरियड में आप एक कंप्रेसिव ऑडिट रिपोर्ट दोगे, कंप्रेसिव रिपोर्ट दोगे जिसमें इंटरनल ऑडिट की जितनी भी एक्टिविटीज कवर्ड हुई है उस पर रिपोर्ट जाएगी। ये सॉरी क्वार्टरली बेसिस पे जाएगी। और किसको जाएगी? हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी जो इंटरनल ऑडिट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनको क्या बोलते हैं? ऑडिट कमेटी बोलते हैं, ठीक है, उनको जाएगी। एक तो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट और ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, ये दो स्टेजेस में इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग होगी। की एलिमेंट्स बताओ सर? बहुत सिंपल है, एक ओवरव्यू, एक फैक्ट, दो समरी के पॉइंट्स है और एक नेचर ऑफ एश्योरेंस जो आपने दिया है। एक ओवरव्यू किस चीज का? ऑब्जेक्टिव का, स्कोप का, अप्रोच का। ओवरव्यू किसका? ऑब्जेक्टिव का, स्कोप का, अप्रोच का। वेरी सिंपल। और क्या है कि एक फैक्ट किस चीज का? ये स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट के हिसाब से ये ऑडिट इंटरनल ऑडिट हुई है। समरी जाएगी दो चीज की, एक तो एग्जीक्यूटिव समरी जाएगी जो की ऑब्जर्वेशन है, एक समरी जो करेक्टिव एक्शन की। एक समरी जाएगी एग्जीक्यूटिव समरी की ऑब्जर्वेशन की, एक समरी जाएगी जो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है। ये एक्शन लो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो अपन ऑब्जर्वेशन देंगे उस पर एक अपना रिकमेंडेशन जाता है ना, करेक्टिव एक्शन, तो ये समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। और नेचर ऑफ एश्योरेंस लास्ट पॉइंट। इंटरनल ऑडिट प्लान कैसे होना चाहिए? इंटरनल ऑडिट प्लान ऐसा होना चाहिए कि सारे के सारे एक्टिविटीज को, सारे के सारे बिजनेस प्रोसेस सबको कवर कर ले, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे ऑपरेटिंग हो। ऑल द बिजनेस प्रोसेस सारे कवर्ड हो जाए, चाहे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव या मतलब फाइनेंशियल से या फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो या ऑपरेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, सारे के सारे रिव्यू हो जाने चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन से, ठीक है। वेरी सिंपल। जो डिफाइन टाइम साइकिल, जो हम टाइम साइकिल डिफाइन करेंगे उसके अंदर पूरे के पूरे सारी जो बिजनेस प्रोसेस है वो कवर हो जाने चाहिए। बात इतनी है। तो इसमें कुछ अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन और एडिक्वेट बैलेंस रखना पड़ेगा कि इसमें इन पांचों पॉइंट्स में। तो क्या, एक तो देखो अगर हम रिस्क लेंगे ना, मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ, ये पांचों पॉइंट्स में क्या रखना है आपको? एडिक्वेट बैलेंस। और ये पांचों पॉइंट का कंसीडर करना है जब आप इंटरनल ऑडिट प्लान बना रहे हो। तो क्या हर एक बिजनेस प्रोसेस के अंदर रिस्क होगा? तो रिस्क अंडरलाइंग द बिजनेस प्रोसेस। और वैल्यू, इस इंटरनल ऑडिट कराने से हमने को क्या वैल्यू है? वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिट कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू मिलेगी इंटरनल ऑडिट कराने के बाद, ठीक है। एफर्ट्स, क्या क्या एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे ये इंटरनल ऑडिट कराने में? रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क कितना सह सकता है ऑर्गेनाइजेशन, और कवरेज, सारे ऑडिटेबल एरियाज का कवरेज, ठीक है। अब सुनो कैसे याद रखना है, रिस्क है तो वैल्यू तो मिल जाएगी, रिस्क लोगे तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन बिना एफर्ट तो वैल्यू नहीं मिलेगी। रिस्क, वैल्यू, एफर्ट, रिस्क एपेटाइट और कवरेज, वेरी सिंपल। अब एक बार इधर आओ सर, कंटेंट और फॉर्मेट बता दो। कंटेंट और फॉर्मेट जो भी है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का, वो प्रोफेशनल जजमेंट है ऑडिटर के लिए, ठीक है। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर्टिकुलर फॉर्मेट उसने नहीं दिया। एक टिपिकल जो ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए उसमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए। ये एलिमेंट आपसे डिस्कस करता हूँ, उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट ही दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर आओ, स्कोप डालेंगे, स्कोप डालेंगे, क्या क्या स्कोप है, इस पर पीरियड डालेंगे। ये देखो पीरियड डालेंगे कि कौन से कवरेज, मतलब कौन सा सितंबर 2017 से 2018 का इसमें है। उसके बाद में अपन ने क्या डाला, स्कोप डाला। स्कोप में कि बजटरी पावर, मेन अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, अगर एचआर का ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एचआर का ऑडिट कर रहे हैं, ओवर टाइम का मैनेजमेंट, स्टाफ को लोन दिया, ट्रेनिंग, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब फिर एक डिटेल ऑब्जर्वेशन जाएगी, डिटेल ऑब्जर्वेशन पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है सर। उसमें रिकमेंडेशन देंगे कि ये रिकमेंडेशन आप फॉलो करो। इम्प्लीकेशन मतलब रिस्क रेटिंग देंगे, हाई है या मीडियम है या लो है, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट कमेंट मतलब जो रिस्पॉन्स अपने को रिसीव्ड हुआ, ये सारे मिला के ये पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब ऊपर इन्होंने क्या लिखा है देखना, सेम टू सेम लिखा है। आ जाओ। ऑडिट स्कोप हमने डिसाइड कर लिया, ऑडिट पीरियड हमने बता दिया, एग्जीक्यूटिव समरी जाएगी और फिर समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स जाएगी, ठीक है। ऑडिट फाइंडिंग की डिटेल ऑडिट फाइंडिंग, उसका रूट कॉज क्या है, वेरी सिंपल। रेटिंग्स जाएगी, हाई है, मीडियम है, लो है। ऑडिट को मतलब ऑडिट रिकमेंडेशन, ये ऑडिट करने में अपने जो रिकमेंडेशन दी ना इधर ऊपर वाले उस पेज के ऊपर में रिकमेंडेशन गई थी। और लास्ट में जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स मतलब जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो जो भी रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो भी अपन इसमें डाल देंगे। और क्या क्या उन्होंने टाइमलाइन मतलब कि इधर आओ, क्या क्या टाइमलाइन में वो खत्म करेंगे, टारगेट टाइमलाइन फॉर द एक्शन, ठीक है, जो एक्शन प्लान हमने डिसाइड किया होगा। स्कोप डाल देंगे, पीरियड डाल देंगे, एग्जीक्यूटिव समरी डाल देंगे, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग, डिटेल्स ऑडिट फाइंडिंग, रेटिंग्स डालनी है, ऑडिट रिकमेंडेशन, रेस्पॉन्स रिसीव्ड, वेरी सिंपल वेरी इजी। अब फॉलोअप होगी सर, फॉलोअप क्या मतलब, जो आपने अभी रिपोर्ट बना दी, आज आपने रिपोर्ट में जो जो इशू किए उसको अगली बार ऑडिट करोगे तो देखोगे ना कि ये पिछले वाले जो पॉइंट्स थे वो कवर किए कि नहीं किए, वो जो एक्शन एग्री हुआ था वो एक्शन लिया कि नहीं हुआ। इसमें बनती है फॉलोअप में ATR मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट। अभी इधर आओ, इसका भी बता देता हूँ। फॉलोअप है, देखो कितने आपने ऑब्जर्वेशन जो हमने पिछली बार निकाली थी इंप्लीमेंट कर दिया, पार्शली इंप्लीमेंट कर दिया या अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो पुराने वाले की इश्यूज लिखेंगे, लास्ट ईयर के कमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद में अपन लिखेंगे कि अभी उसका स्टेटस क्या है। ये हो गया फॉलोअप स्टेटस, एक्शन टेकन रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या क्या एक्शन लिया उसके ऊपर ऑडिटर फॉलोअप लेगा, ठीक है। इधर आ जाओ जल्दी से ऊपर। रिविजन में हर चीज़ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ठीक है कोई नहीं, आप लोग को आता ही है ना, पढ़ाई है इसलिए फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फॉलोअप करेंगे, हाँ फॉलोअप करेंगे सर कि क्या करना है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे प्रायर ऑडिट इश्यूज को, क्या करेंगे उनके क्लोजर कराना है तो प्रायर ऑडिट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करो और उनका इंप्लीमेंटेशन कराओ टाइम पे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है भाई उसका एक्शन इंप्लीमेंट करने का, हमारा काम क्या है बस उन पे चेक रखेंगे, स्टेटस लेते रहेंगे भैया क्या हुआ, जो पिछली बार अपन ने एग्री किया था। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसका बस एक काम है एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा ऑफ प्रीवियस ऑडिट, जो प्रीवियस ऑडिट अगर एक्शन टेकन नहीं हुआ रीजनेबल टाइम में, नो एक्शन इज टेकन, तो मैनेजमेंट की अटेंशन डिटरमाइन करा देगा कि भैया मैनेजमेंट इधर देखो इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। टिपिकल एक्शन रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए सुनो। पहला वाला रेफरेंस, रेफरेंस किससे, जो प्रीवियस ऑडिट में ऑब्जर्वेशन आई थी ना उस प्रीवियस ऑडिट से रिपोर्टिंग से रेफरेंस दे दो। रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग कंटेनिंग द रिपोर्टेड इशू, जो रिपोर्टेड इशू था उससे रेफरेंस दे दिया, ठीक है। इंप्लीमेंटेड एक्शन एग्री, क्या एक्शन एग्री हुआ था और कब तक, अलोंग विद द टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट, इंप्लीमेंटेशन एक्शन जो एग्री हुआ था और टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट। स्टेटस क्या है जो एक्शन टेकन किया उसका आज स्टेटस क्या है। कोई रेजिडुअल रिस्क है, मतलब रेजिडुअल रिस्क मतलब इतनी सारी ऑब्जर्वेशन अब उसका रिस्क चेंज हो गया, तो रेजिडुअल रिस्क और रेटिंग क्या है उनकी जो अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन है, ठीक है। ऑडिट फाइंडिंग्स जो अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं हुई है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो भी इसमें बताओ। और क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग जिसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, अभी एक ऑडिट फाइंडिंग निकाली वो उस वक्त क्रिटिकल नहीं थी अभी क्रिटिकल हो गई, तो उस क्रिटिकल ऑडिट को जो फाइंडिंग को जिसको इमीडिएट एक्शन चाहिए वो एक्शन रिपोर्ट में अलग से बताओ। ये हो गया ATR, बेसिक पॉइंट्स है, इसको एक बार रीड करोगे तो याद रहेंगे, मेमोरी टेक्निक मत बनाना, बेसिक पॉइंट है। रिलेशनशिप में क्या है, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर, सुनो रिलेशनशिप क्या है, ये उसका काम इवेल्युएट करता है और फिर काम भी यूज करता है, तो एक रिलेशनशिप तो होगी ना। फॉर एग्जांपल देखो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, जब स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट किसके बेस पे डिपेंड करता है, साइज और स्ट्रक्चर, जो एंटिटी का साइज है और स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो ऑपरेट करता है वेरियस एरियाज में। कौन, इंटरनल ऑडिटर्स, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू किया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन, और ऑपरेटिंग इफिशियंसी मतलब ऑपरेटिंग नहीं इकोनॉमिक इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो रिव्यू करेगा, एग्जामिनेशन करेगा और एग्जामिनेशन करेगा इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करेगा, मतलब एग्जामिनेशन करेगा और रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, तो ये उसका अपना ये काम करता है वो। तो एक बात बताओ, जब ऊपर वाले एरियाज में जब वो काम कर रहा है व्हाइल ऑपरेटिंग इन दीज एरिया देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप क्या है, ये कुछ काम तो जैसे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करना है तो फाइनेंशियल मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी काम है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के काम में ओवरलैप हो जाता है। सुनो पहला, एक बार इसको रब कर देता हूँ, रिलेशनशिप बतानी है तो पहला पॉइंट लिखना है स्कोप और ऑब्जेक्टिव।
कि ये स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, ठीक है। और जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो रिव्यू करता है अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल का, ऑपरेशंस का, एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करता है, इफिशियंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस भी देखता है ऑपरेशंस का। तो ये इतना काम करता है। तो ये जब एरिया में काम करता है और एक्सटर्नल ऑडिटर भी काम करता है, पर इनके काम में ओवरलैप तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि कुछ कुछ सेम है, ठीक है सर, ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर, सुनो, जो काम इंटरनल ऑडिटर करता है वो इंपॉर्टेंट बियरिंग है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। सर क्यों? जो इवैल्यूएशन इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है, वो इवैल्यूएशन जो इंटरनल ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया, जैसे रिलायबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है, ये इंटरनल ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया, एसेट्स का वेरिफिकेशन किया। तो वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर हैज इंपॉर्टेंट बियरिंग। क्यों है इंपॉर्टेंट बियरिंग? क्योंकि जो इवैल्यूएशन इंटरनल ऑडिटर ने की है वो इवैल्यूएशन तो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी करनी पड़ेगी। हाँ सर, सेक्शन 138 क्या कहता है? ऑडिट कमेटी या जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां बोर्ड क्या करेगी? एक फॉर्मुलेट करेगी स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी और मेथोडोलॉजी, किसके लिए? फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। वेरी सिंपल, सेक्शन 138 में होता है ना कि इंटरनल ऑडिट आप पे एप्लीकेबल है, तो उसके बाद में जो बोर्ड, जहाँ पे बोर्ड, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी, ये दोनों डिसाइड करके इसको पीरियोडिसिटी, मेथोडोलॉजी डिसाइड करके इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराएंगे, ये सेक्शन 138 के हिसाब से। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को क्या करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को एग्जामिन करना पड़ता है जो स्कोप और इफेक्टिवनेस है ना, जो स्कोप और इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क कैरिड बाय इंटरनल ऑडिटर, वो उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। और ये भी एग्जामिन करेगा इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट क्या स्ट्रेंथ है, कि क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या पावर है, क्योंकि ये सब वो काम भी तो यूज करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो ये भी एग्जामिन करेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ आईए, देखो कितना इंडिपेंडेंट है, कितना वो अपने काम करते समय, देखो इंडिपेंडेंट है कौन? इंटरनल ऑडिटर। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड हिज स्टेटस आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस। कितनी अच्छे से इंटरनल ऑडिट हुई है, कितनी इफेक्टिव हुई है, उसके लिए ये भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंस, जो इंटरनल ऑडिटर ने यूज किए है। इंटरनल ऑडिटर कब यूज, मतलब जब वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो उसकी क्या इंडिपेंडेंस रही होगी, ठीक है। अगर डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी और वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, उसके पास एक्शन, मतलब पावर है एक्शन लेने का, डिसाइड करने का ऑथोरिटी है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इंटरनल ऑडिटर को इफेक्टिव है कि नहीं है ये बताएंगे। तो देख लो, एक्सटेंड ऑफ इंडिपेंडेंस, जब वो डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। सुनो, IAF, इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है उसको भी डिटरमाइन करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड इवेल्युएट IAF, internal audit function for determining the nature, timing and extent of his compliance and substantive procedure। खुद जब वो डिसाइड करेगा ना कि मैं कौन सा कंप्लायंस प्रोसीजर करूँ, कौन सा सब्सटेंसिव प्रोसीजर करूँ, तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या? IAF को भी इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपना NT डिसाइड करेगा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। बहुत सिंपल पॉइंट है, बुक में पूरा ऐसा पैराग्राफ लेके लेट के लिखा है, तो आपको कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखे आपको वही लिखना है। एक तो देखो स्कोप और ऑब्जेक्टिव लिख देना, स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। फिर ये 3 पॉइंट्स और फिर ओवरलैप की बात बोलना। वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिट, वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर इंपॉर्टेंट बियरिंग है किसके लिए? एक्सटर्नल ऑडिटर की, क्योंकि जो इवैल्यूएशन इंटरनल ऑडिटर ने की है वो इवैल्यूएशन एक्सटर्नल ऑडिटर को भी करनी पड़ेगी। सेक्शन 138 स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कि एग्जामिन करेगा वो, उसकी इफेक्टिवनेस का, इंडिपेंडेंस का पॉइंट है, तो मतलब पता चल जाएगा कि इंटरनल ऑडिट इफेक्टिव हुई है कि नहीं है। और IAF को डिसाइड करके अपना NT बनाएगा और उसी हिसाब से ऑडिट करेगा। NT में कंप्लायंस प्रोसीजर्स क्या करना है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, उसका NT करते समय नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, तो इसीलिए इवेल्युएट करेगा IAF, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। अब सुनो, क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट? एम्प्लॉय एट्रिशन रेट मतलब एम्प्लॉय आता और चला जाता है, रुकता नहीं, बस आता जाता। ऐसा क्यों? जॉब स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, लाइफ कहाँ, वर्क ही वर्क, तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, जॉब स्ट्रेस है। अनबिहेवियरल स्टाफ का जो सीनियर स्टाफ है उसका क्या है? अनबिहेवियरल बिहेवियर है, मतलब तू तड़ाक करता है यार, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। रॉन्ग पॉलिसीज बाय द मैनेजमेंट, इधर आओ एक सेकेंड ना, मैनेजमेंट की पॉलिसीज गलत है, रॉन्ग पॉलिसीज। उनकी पॉलिसीज है कि 3 बजे तक काम करो और ऑडिट रिपोर्ट हमको दो कैसे भी, तो ऐसी पॉलिसीज है यार, ऐसे उनके काम है। सेफ्टी फैक्टर 3 बजे से अगर घर जाऊंगा तो सेफ्टी फैक्टर्स पे तो इशू आएगा, इतना जॉब स्ट्रेस है। सीनियर तू तड़ाक करता, मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई कि 3 बजे तक काम करो, फिर 3 बजे घर जाऊंगा तो सेफ्टी फैक्टर। प्रमोशन की और मॉनिटरी की तो बात ही नहीं है सर, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन और मॉनिटरी बेनिफिट्स तो है ही नहीं, बहुत कम है। लो लेबर वेलफेयर 4 बजे तक काम करा रहे सर, कौन सी वेलफेयर स्कीम? अब सुनो, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सनल्स इतने हैं, whether the organization has properly qualified and experienced professional for various level of work। नहीं किए सर, सारे क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड तो कर ले लेकिन जितने चाहिए उतने भी नहीं किए। तो देखो
पहले तो ये लिख देना कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे रखे हैं ना, ठीक है। फिर लिख देना जो नंबर ऑफ पीपल जो है ये एक्सेसिव है या इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट ही होगा, एक्सेस तो कहाँ होगा सर। देखो जॉब स्ट्रेस, वर्क लाइफ इम्बैलेंस है क्योंकि तू तड़ा करता है, अनबिहेरेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ, रॉन्ग पॉलिसी है, 4 बजे तक काम कराते हैं, सेफ्टी फैक्टर्स का सर 4 बजे घर जाऊंगा, सेफ्टी फैक्टर में इशू आएगा। अपॉर्चुनिटी और पैसे की बात तो मैं करो ही मत, अपॉर्चुनिटी नहीं है, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, वेलफेयर स्कीम खत्म सर, कुछ नहीं। जो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं या फिर नए नए बंदे को हायर कर रखा है, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे को हायर कर रखा है, और जो जितने भी बंदे मतलब एक्सेसिव है या इनएडिक्वेट है, ठीक है, ये आप देखोगे, ठीक है। आ जाओ लास्ट चार्ट, बस खत्म। लास्ट में क्या अब आधा टॉपिक बचा है। ऑडिट ट्रेल का फीचर पढ़ते हैं। ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग्स क्या होता है, सुनो मेरी बात। ऑडिट ट्रेल में क्या होता है, इधर आओ, देखो अगर कोई भी डेटा में चेंज हुआ है, नया डेटा बन गया या फिर अपडेट हो गया या फिर डिलीट कर दिया डेटा, तो इन सब का चेंजेस हो गया, ये सारे चेंजेस का रिकॉर्ड होगा। तो आप इससे क्या करोगे, विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस। अब ये सारे एविडेंस हो गए क्या, जो आपने चेंजेस किए उसका लॉग बन गया, तो इससे आप क्या कर लोगे, विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस से आप इनेबल कर पाओगे खुद को कि ट्रेस कर लो जो इन्फॉर्मेशनल ओरिजिनल डेटा में थी या ओरिजिनल इनपुट सोर्स में थी, उस तक आप वापस पहुंच पाओगे। वेरी सिंपल, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, सीरीज में डेटा ऑफ द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस किए, उसमें क्या होता है, व्हेन द चेंजेस वेयर मेड, कब चेंज हुए, मतलब टाइम, डेट और टाइम, हु कौन से यूजर आईडी के साथ चेंज किया गया, व्हाट डेटा वाज चेंज, कौन सा डेटा चेंज किया गया था। सिंपल। तो ये आपका ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए, ऑपरेटेड होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या इंटरनल कंट्रोल लगाओगे, मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ते हैं। तो इसके इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया कि ये इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। ए फॉर, सुनो, ए बी सी डी ई करके 5 कंट्रोल है। ए फॉर एक्सेस जो होना चाहिए वो डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, सिंपल। बी मतलब पीरियोडिक बैकअप लेना चाहिए, और आर्काइव कैसा होना चाहिए, स्टेट्यूटरी पीरियड के हिसाब से आर्काइव की पॉलिसी होनी चाहिए। सी मतलब जो भी चेंजेस किए हैं, किस में चेंजेस किए हैं, जो भी चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑडिट ट्रेल वो ऑथराइज चेंजेस होने चाहिए, और वो चेंजेस का भी लॉग मेंटेन होना चाहिए। डी फॉर मतलब ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। ई फॉर हर एक यूजर्स को, मतलब हर एक बंदे को, ईच इंडिविजुअल को एक यूजर आईडी असाइन कर देनी चाहिए। ए फॉर एक्सेस डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। बी फॉर बैकअप होना चाहिए, पीरियोडिक चेंजेस जो हो रहे हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए। डी से जो डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, और ई से हर एक इंडिविजुअल के पास यूजर आईडी होनी चाहिए। ये सारे इलस्ट्रेटिव लिस्ट है इंटरनल कंट्रोल की ऑडिट ट्रेल फीचर्स के लिए, ठीक है। वेरी सिंपल। अब आपका खत्म है। अब सुनो, इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन प्योरली थ्योरिक टॉपिक है। ऊपर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, नीचे इंटरनल ऑडिट को एक्सप्लेन कर दिया और बताया कि इंटरनल ऑडिट भी एज अ मैनेजमेंट फंक्शन काम करता है। सुनो थोड़ा सा बताता हूं, पर इसलिए ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, रीड करना। और क्या मैंने इसको पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था बुक में, मैं उसको एकदम पॉइंटर्स में कर चुका हूं। आप बस अगर एक बार रीड करोगे तो भी समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं, तो पर इसका रीड करना जरूरी है। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है बाय विच अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज के अफेयर्स है वो कंडक्ट कैसे होते हैं, वो मैनेजमेंट से ही होता है। तो वो ऐसे कंडक्ट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसमें सारे आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव अटेंड होने चाहिए, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। 5 सेट ऑफ जनरल फंक्शन से आता है, इसमें बीएसटी में पढ़ते थे क्लास 12th में, क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर का एक चैप्टर था अगर किसी को याद होगा तो ये सुनो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग क्या है, ये फोकस करता है क्रिएट एंड ग्रो स्टेक होल्डर वेल्थ, स्टेक होल्डर्स के वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बढ़ाना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इस पर फोकस करता है। पर ये जो कंट्रोलिंग वाला पॉइंट है वो प्रिजर्व पे बात करता है कि कैसे प्रिजर्व करना है स्टेक होल्डर्स का वेल्थ। सुनो, अब फिर यहाँ पे इंटरनल ऑडिट को एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। इंटरनल ऑडिट क्या है, पहले जो डेफिनेशन बताई थी, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देना ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू इनहेंस गवर्नेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वेरी सिंपल। अब देखो, इवेल्युएट करो मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को, इवेल्युएट करो और क्या करो, इंप्रूव करो इंटरनल कंट्रोल के एरियाज एडवाइज देम ऑन द एरियाज ऑफ इंप्रूविंग इंटरनल कंट्रोल। वेरी सिंपल। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्या, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट कंट्रोलिंग फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उससे क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स, जो इंटरनल ऑडिट करा के अपन आइडेंटिफाई करते हैं, वीकनेस करते हैं, और उस पर सजेस्ट करते हैं कि आप अप्रोप्रिएट मिटिगेटिंग स्टेप्स क्या लोगे। वेरी सिंपल। और लास्ट में पढ़ लो, इंटरनल ऑडिट इज सीन एज इंपॉर्टेंट फंक्शन हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव, मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अचीव करने में हेल्प करता है। वेरी सिंपल, बहुत बेसिक लिखा है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका इंटरनल ऑडिट का पूरा रिवीजन हो गया। बट एक क्वेश्चन है जो है ना, पहले अपने नोट्स में होता था, मतलब जब ओल्ड सिलेबस जब था तो उसमें एक वो टॉपिक था, बट अब वो टॉपिक तो हटा दिया, बट उसका क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में डाल दिया। जैसे अपने जो टेस्ट योर नॉलेज में नीचे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में या नॉलेज में वो क्वेश्चन था आपके ऐसे में, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। आप भी उस क्वेश्चन को नोट्स में यहाँ लिख भी लेना कि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ, अरे ये नहीं, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सुनो, इधर है, हाँ इंटरनल ऑडिट है ना। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताओ जो कंसीडर करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम वो इवेल्युएट करेगा, इन द इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताओ जो एक्सटर्नल ऑडिटर कंसीडर करेगा व्हाइल इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, जब आप इंटरनल ऑडिटर का काम आप देखते हो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम इवेल्युएट करते हो, तो एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दोस्त ही होते हैं। सुनो, अगर इस फर्म में आपका अगर इंटरनल ऑडिटर, आप इस फर्म के इंटरनल ऑडिटर हो, तो उसी कंपनी का कोई दूसरा बंदा उसका एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, मतलब दोस्त मिल जाता है कि यार मैं इसका इंटरनल ऑडिटर हूँ, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ। सर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप इवेल्युएट करो ना तो आप दोस्त चेक करो, क्या कि अपना दोस्त है कि नहीं, ये चेक करो। DOST, DU मतलब डी मतलब आप जब इवेल्युएट कर रहे हो अपना काम, मतलब इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन का काम अपन इवेल्युएट कर रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो वो पहले देखेगा ड्यू प्रोफेशनल केयर है कि नहीं। दोस्त का या मेमोरी टेक्निक याद रखना, ड्यू प्रोफेशनल केयर मतलब जो इंटरनल ऑडिट का काम हुआ है प्रॉपरली प्लान, सुपरवाइज, रिव्यूड और डॉक्यूमेंटेटेड है ना। हाँ, टेक्निकल कंपिटेंस मतलब जिन्होंने इंटरनल ऑडिट किया उनके पास टेक्निकल ट्रेनिंग है, प्रोफिशिएंसी है, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। स्कोप मतलब कितना वो नेचर और डेप्थ क्या है, उसका कवरेज क्या है, कितना असाइनमेंट का वो कवरेज क्या क्या स्कोप में कवर्ड है। ओ से ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस मतलब किसी बार आउटसाइड एजेंसी से कराया, खुद का इंटरनल डिपार्टमेंट है जिससे इंटरनल ऑडिट कराया, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई है क्या, कोई कॉन्स्टेंट लगाया है क्या जब इंटरनल ऑडिट का काम हो रहा था। सुनो क्वेश्चन क्या था, जब आप एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन का तो क्या चीजें कंसीडर करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करेगा कंसीडर। दोस्त, डी से ड्यू प्रोफेशनल केयर, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, एस से स्कोप, टी से टेक्निकल कंपिटेंस। ठीक है दोस्तों, अब आपका चैप्टर हो गया पूरा का पूरा इंटरनल ऑडिट का कंप्लीट। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, जो मेमोरी टेक्निक्स मैंने बताई वो सारी लिख लेना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरा समझ में आया। इसको 1-2 बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरा याद हो जाएगा, पक्का का पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, और स्टडी वेल एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।